बच्चों, आज हम लोग साहित्य सागर का जो छठा पाठ है, बड़े घर की बेटी, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, इस पाठ को हम लोग शुरू करेंगे। तो ये पाठ जो है वो सबसे पहले हम प्रेमचंद के विषय में जानते हैं। तो प्रेमचंद जी को हमेशा से उपन्यास सम्राट कहा जाता था। हिंदी के उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में को वाराणसी के पास लमही नामक ग्राम में हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता, यानी ये लोग बचपन से ही बहुत ही मुश्किल से बहुत गरीब थे, बहुत मुश्किल से ही इन्होंने अपनी जीवन यापन इन्होंने किया है, इसीलिए कह रहे हैं कि आर्थिक संकट में बीता। पिता की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी, यानी पिता की मृत्यु जब ये बहुत छोटे थे, पढ़ रहे थे, तभी हो गई थी और ये आगे और नहीं पढ़ पाए। इन्हें अपने घर को संभालने के लिए प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करते करते इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए यानी इन्होंने ग्रेजुएशन नौकरी करते करते ही किया तथा अध्यापक से सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर भी पहुंच गए, यानी इन्होंने बहुत अच्छी उन्नति की और ये बहुत ऊपर तक पहुंच गए। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए, क्योंकि ये इनको लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूर्ण रूप से ये साहित्य लिखने के लिए अपने आप को इन्होंने लगा दिया साहित्य सृजन के कार्य में। प्रेमचंद ने हिंदी के अनेक उत्कृष्ट उपन्यास तथा कहानियाँ दी हैं। इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो मानसरोवर नाम के 8 भाग में संग्रहित हैं, यानी मानसरोवर नाम की कहानियों की संग्रह है, उनमें 8 भागों में 300 से भी अधिक कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने कई आदर्शवादी और यथार्थवादी उपन्यास भी लिखे हैं। 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहांत हो गया। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने इनका देहांत हो गया और इतने कम उम्र में इन्होंने साहित्य के लिए बहुत कुछ लिख छोड़ा था, जो कि आज भी हम लोग पढ़ते हैं। बच्चे बूढ़े सभी इनके साहित्य को बहुत ही चाव के साथ पढ़ते हैं और हर एक कहानी में, हर एक उपन्यास में हमें कुछ न कुछ कोई ना कोई शिक्षा हमें अवश्य मिलती है। तो आज की जो कहानी आपकी पुस्तक में दी गई है, बड़े घर की बेटी, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। वेणीमाधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे, यानी एक व्यक्ति थे जो कि जमींदार थे और नंबरदार थे, जिनका नाम था वेणीमाधव। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे, यानी उनके जो दादा परदादा थे, उनके पूर्वज जो थे वो काफ़ी अमीर थे, धन धान्य से संपन्न थे, यानी काफ़ी अमीर वो थे। गांव का पक्का तालाब, मंदिर जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, इन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे, यानी वो जो गांव था, जिस गांव में वो रहते थे, उस गांव का नाम था गौरीपुर। वहाँ पर पक्की तालाबें थी, मंदिर बने हुए थे और जिनकी मरम्मत अब मुश्किल थी, क्योंकि इनके पास अब वो पैसा नहीं बचा था जिस पैसे की यहाँ पर, जिस धन धान्य की यहाँ पर शुरू में बात की गई है। अब वो उतने अमीर नहीं थे, तो ये अब क्या है, कीर्ति स्तंभ रह गए थे, यानी उनको देखकर हम कह सकते हैं कि किसी समय ये लोग बहुत अमीर थे, बहुत पैसा था इनके पास, बहुत संपन्न थे। वेणीमाधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों की भेंट कर चुके थे। तो ये कहावत है कि जो अमीर लोग होते हैं, एक समय आता है कि वो लोग अपनी सारी संपत्ति वकीलों को भेंट चढ़ा देते हैं। मतलब ये लोग अपनी सारा इनका जो पैसा होता है, ये वकीलों को दे देते हैं केस लड़ने के लिए, कि ये हमारी ज़मीन थी उसने ले ली, वो हमारी ज़मीन थी उसने ले ली, और इसके लिए केस लड़ते रहते हैं। आखिर में इनके पास ना पैसा बचता है ना वो ज़मीन इनको वापस मिलती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वेणीमाधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी, यानी उनको ईयरली उनको केवल 1000 रुपये ही उनकी आय रह गई थी। इतना अधिक पैसा इनके पास नहीं था, जो था सब अब दिखावा ही रह गया था। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे, यानी वेणीमाधव सिंह के 2 लड़के थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह, उसने बहुत दिनों के परिश्रम और
उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। यानी दो बेटे थे, एक का नाम, बड़े बेटे का नाम था श्रीकंठ सिंह, जो कि बहुत ही होनहार था और उसने बहुत मेहनत करके बीए की डिग्री प्राप्त की थी, बहुत परिश्रमी वो था। अब एक हफ्ते में एक दफ्तर में नौकर था, यानी कहीं पर वो नौकरी भी करता था एक दफ्तर में। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। यानी छोटा जो लड़का था वो, उसका नाम था लाल बिहारी सिंह, दोहरे बदन का, एकदम स्टाउट फिगर का, बहुत ही सजीला, बहुत ही सुंदर हैंडसम लड़का था। भरा पूरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, यानी उसका मुंह जो है वो पूरा एकदम भरा हुआ है, जैसे हैंडसम लड़के होते हैं, सुंदर लड़के होते हैं वही, और भरी पूरी छाती थी, एकदम जवान था। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। यानी कसरत वो करता था, रेसलिंग वगैरह करता था, इसीलिए वो भैंस का कच्चा दूध, 2 सेर दूध वो एकदम पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी, और उसके बड़े भैया श्रीकंठ सिंह जो थे वो एकदम उससे ऑपोजिट थे, इसीलिए कह रहे हैं कि वो उसका बिल्कुल विपरीत था। इन नेत्र प्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर निछावर कर दिया था। यानी वो कैसा था, वो बहुत ही सुशील लड़का था, बहुत ही अच्छा लड़का था, उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, वो केवल पढ़ाई करना चाहता था और पढ़ता ही रहता था। और इन सारे ये जो सुंदर नेत्र प्रिय, यानी उसको देखने में वो दिखने में उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि वो उसने अपनी सुंदरता के लिए व्यर्थ किए गए समय को उसने पढ़ाई में निछावर कर दिया था। इसीलिए कह रहे हैं कि इन नेत्र प्रिय गुणों को वह बीए की इन्हीं 2 अक्षरों पर निछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने इनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। यानी इन 2 अक्षरों के लिए, यानी बीए पास करने के लिए या ग्रेजुएट होने के लिए उसने अपने शरीर को दुर्बल बना लिया था, क्योंकि वो हमेशा मेहनत करता रहता था, और चेहरे को कांतिहीन बना लिया था। कांतिहीन बना लिया था मतलब उसका चेहरा जो था वो एकदम बहुत ही डल, बहुत ही बीमार दिखने वाला चेहरा बन गया था, क्योंकि वो बहुत परिश्रम करता था पढ़ाई के। श्रीकंठ इन अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। यानी उसने ग्रेजुएशन तो की थी, विदेशी पढ़ाई शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी, लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर को, पाश्चात्य सामाजिक प्रथा यानी वेस्टर्न कल्चर को वो एकदम पसंद ही करता था, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा व तिरस्कार किया करता था। यानी वेस्टर्न कल्चर में सब लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग जीवन जीना पसंद करते हैं, ये जो कल्चर है इस कल्चर को वो एकदम पसंद नहीं करते थे, और कभी कभी उसकी निंदा भी करते थे और उसका तिरस्कार भी वो किया करते थे। दशहरे के दिनों में वो बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते। रामलीला एक नॉर्थ इंडिया का एक नाटक, जैसे नौटंकी की जाती है, नाटक की एक प्रथा है, जिसमें राम के बचपन से लेके लंका दहन तक की जो सारी कथाएं हैं उसको एक्ट किया जाता है, उसको नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये एक टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट का एक जरिया है, और नॉर्थ इंडिया के लोग इसे बड़े चाव से करते भी हैं और लोग इसे बड़े चाव से देखते भी हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते। कभी वो राम बनते, कभी वो रावण बनते, या रामायण से जुड़े हुए जितने भी पात्र हैं उन पात्रों में से कोई पात्र वो का अभिनय वो करते, और बड़े चाव से करते, और बहुत ही मज़े से इसमें पार्टिसिपेट भी करते। सम्मिलित प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। यानी प्राचीन सभ्यता, हमारी संस्कृति जो है, उन सभ्यता और संस्कृतियों को वो मानने वाले बहुत ही गूढ़ रूप से उनको वो मानते थे, उनका गुणगान किया करते थे। उनको लगता था कि हमें अपनी संस्कृति, हमारी सभ्यता को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को साथ लेकर हमेशा आगे की ओर ही बढ़ते रहना चाहिए। वही वो यहाँ पर भी करते हैं, और यहाँ पर भी वो उन्हीं के बारे में सोचते हैं। उनका मानना था कि हमें
कभी भी अपनी सभ्यता को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलना चाहिए। वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही गुणी व्यक्ति थे। तो आज का पाठ यहीं तक, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।